हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 26 है। 25 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, फजलुल हक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग जो है कि चौधरी रहमत अली ने किया था, और ये एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे। 1933 में सर्वप्रथम इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, चौधरी रहमत अली ने। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, पाकिस्तान प्रस्ताव कब पास हुआ? तो ये पास हुआ 23 मार्च 1940 को ये पास हुआ था पाकिस्तान प्रस्ताव, और ये लाहौर अधिवेशन में, मतलब मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ये पास हुआ था। 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई? मेरठ में, बैरकपुर में, दिल्ली में, कानपुर में। देखिए, 1857 ईस्वी में चर्बी से कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी बैरकपुर में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, पहले क्या होता था कि पुरानी वाली जो बंदूक थी, ब्राउन बेस, उसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किए जाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। अंग्रेज़ों ने यह निर्णय लिया था कि अब जो है कि न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। तो जो नई राइफल थी, ठीक है, उसकी ऊपरी भाग को क्या करना पड़ता कि मुंह से काटना पड़ता था। और ये अफवाह फैल गया था उस टाइम पे कि जो मुंह से काटने वाला मतलब ऊपरी भाग है, वो जो है कि चर्बी वाला कारतूस है, ठीक है। उसमें क्या है कि गाय और सूअर की चर्बी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो लोग हैं, इनका जो है कि धर्म क्या होगा, भ्रष्ट होगा, ठीक है। इस वजह से ये बवाल हुआ था बैरकपुर में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। नील दर्पण के लेखक थे सुभाष चंद्र, दीनबंधु मित्र, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। नील दर्पण, इसके लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इन्होंने नील विद्रोह का उल्लेख किया है इस पुस्तक में। नील दर्पण नामक जो पुस्तक है, उसमें नील विद्रोह का उल्लेख किया गया है। इन्होंने किसानों पर जो उत्पीड़न हुआ था, उसको जो कि बारीकी से इस किताब में उभारा है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। द्वैत शासन प्रणाली का सिद्धांत कब लागू हुआ? 1792 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। द्वैत शासन प्रणाली का सिद्धांत कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 1919 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो 1919 का जो एक्ट था, उसके द्वारा जो है कि प्रांतों में दोहरी प्रशासनिक प्रणाली आरंभ की गई, ठीक है। इससे प्रांतीय विषयों को क्या किया गया कि हस्तांतरित तथा अहस्तांतरित दो विषयों में बांट दिया गया। कौन कौन से? तो हस्तांतरित और अहस्तांतरित दो विषयों में बांट दिया गया। देखिए, हस्तांतरित में जो था, हस्तांतरित के शासन का उत्तरदायित्व गवर्नर द्वारा नियुक्त मंत्रियों के द्वारा किया गया। गवर्नर द्वारा नियुक्त मंत्रियों के द्वारा हस्तांतरित शासन का उत्तरदायित्व जो है कि गवर्नर द्वारा नियुक्त मंत्रियों के द्वारा किया गया। और जो अहस्तांतरित था, उसका जो है कि उस विषय के शासक जो है कि उत्तरदायित्व, मतलब उसका शासन का उत्तरदायित्व जो है कि स्वयं क्या गवर्नर के हाथों में होता था। देखिए, हस्तांतरित और अहस्तांतरित। हस्तांतरित में शासन का उत्तरदायित्व गवर्नर द्वारा नियुक्त मंत्रियों के द्वारा, और अहस्तांतरित में जो है कि इसका मतलब इन विषयों के शासन का उत्तरदायित्व जो है कि स्वयं गवर्नर के हाथों में होता था। समझ गए? देखिए, 1919 से तो ये आपका द्वैत शासन प्रणाली का सिद्धांत लागू हुआ, लेकिन 1935
के एक्ट द्वारा यह व्यवस्था जो है कि प्रांतों में क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया और समाप्त करके जो है कि केंद्रों में लागू कर दिया गया और प्रांतों को क्या किया गया है कि स्वायत्तता प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। ये तो द्वैत शासन प्रणाली का सिद्धांत कब लागू हुआ, तो 1919 में। और जो है कि ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में कब लागू किया गया, मतलब केंद्र में प्रांतों को जो समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया 1935 के एक्ट के द्वारा। ठीक है। अपर्दन खाद्य श्रृंखला पौधे व जंतुओं के मृत कार्बनिक पदार्थ में से सूक्ष्म अपघटकों द्वारा प्रारंभ होकर के अन्य पक्षियों तक जाती है, जिनका सही क्रम निम्न में से कौन सा है। देखिए पूछा जा रहा है कि अपर्दन खाद्य श्रृंखला पौधे व जंतुओं के मृत कार्बनिक पदार्थ से सूक्ष्म अपघटकों द्वारा प्रारंभ होकर के अन्य पक्षियों तक जाती है। देखिए अपघटन मतलब जो कि उत्पादन और उपभोक्ता होते हैं वो मृत होने के बाद से वो सड़ गल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से क्या होता है, उनका अपर्दन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से देखिए पहला सही है आपका, ये अपर्दन होगा, उसको जो है कि मतलब मिट्टियाँ वगैरह केचुआ खाएगा, फिर केचुआ को क्या मुर्गी खाएगी, मुर्गी को जो है कि बाज खाएगा। तो ये वाला सही क्रम है, ए ऑप्शन जो है कि आपका सही क्रम है। किसी जीवित प्रणाली में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का कुल शुष्क भार उसका क्या कहलाता है, जैव भार, अजैव भार, जैव व अजैव दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए किसी जीवित प्राणी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का कुल शुष्क भार उसका क्या कहलाता है, तो उसका वो जैव भार कहलाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में लोमड़ी किस उपभोक्ता के अंतर्गत आती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में लोमड़ी जो है कि किस उपभोक्ता के अंतर्गत आती है। तो ये देखिए एक तो होता है उत्पादक, फिर प्रथम प्रकार का उपभोक्ता, द्वितीय प्रकार का उपभोक्ता और तृतीय प्रकार का उपभोक्ता, 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो ये लोमड़ी जो है कि कौन मतलब किस उपभोक्ता के अंतर्गत आती है ये पूछा जा रहा है। तो ये लोमड़ी आती है आपका द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। देखिए द्वितीय उपभोक्ता इसके अंतर्गत जो है कि वो जीवधारी आते हैं जो कि अपना भोजन शाकाहारियों या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खा करके प्राप्त करते हैं। मतलब शाकाहारी जो होते हैं जानवर जीव उनको, या फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खा करके ये प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये जो लोमड़ी है ये जो है कि आपका द्वितीय प्रकार की उपभोक्ता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब की गई, 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब की गई थी। देखिए ऐसा हुआ कि देश में हाथियों की संख्या में कमी को देखते हुए भारत सरकार के जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय हैं उसने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया। ठीक है, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और ये जो है कि इसका प्रारंभ कहाँ से किया गया, तो इसका प्रारंभ किया गया था झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था। ठीक है, और उसी टाइम पे मतलब 1992 में ही उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत तो आपका 1992 में किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर इसकी शुरुआत जो है कि कब की गई वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा अत्यधिक चमकता है। उपयुक्त कथन सभी सत्य हैं। देखिए इसमें से सही पूछा जा रहा है कौन सा है, तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है कि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ कैसी दिखाई देती है, तो टेढ़ी दिखाई देती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो कि द्रव में मतलब पानी हो या फिर किसी द्रव में
अंशतः डूबी हुई छड़ जो है कि क्या टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, सही है आपका। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक जो गहराई होती है उससे कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ये भी बिल्कुल सही है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा क्या होता है, अत्यधिक चमकता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि हीरा क्यों चमकता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, तो ये भी सही है। तो ये तीनों जब सही है तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भौतिक राशियों उनके मात्रक का गलत युग्म बताइए। विद्युत धारिता फैराडे, विभवांतर वोल्ट, विद्युत विभव वोल्ट, विद्युत आवेश एम्पियर। देखिए भौतिक राशियाँ कुछ दिया गया है और उनके मात्रक दिए गए हैं, इसमें से गलत युग्म बताना है आपको। तो विद्युत धारिता इसका मात्रक क्या होता है, फैराडे। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव इसका भी मात्रक होता है वोल्ट। एंड विद्युत आवेश इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है क्या, तो कूलाम होता है, एम्पियर नहीं होता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, पॉजिट्रॉन एडरसन, सभी युग्म सही सुमेलित हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन दिया गया है कि इसका खोज जो है कि किसने किया था, तो इसमें सही युग्म सुमेलित है, इसमें ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉम्सन ने किया था। कब किया था, 1897 ईस्वी में। प्रोटॉन की खोज जो है कि देखिए प्रोटॉन जो है ना एक ये धनात्मक मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है ये। ठीक है, प्रोटॉन की खोज जो है कि 1896 ईस्वी में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, लेकिन इसे मूल कण का नाम किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, तो ये भी सही है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो एडरसन ने किया था, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी युग्म सही सुमेलित हैं। दलदल में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है। हेलोफाइट्स, सेमोफाइट्स, एरिमोफाइट्स, हिलोफाइट्स। देखिए दलदल में जो पौधे उगते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है हिलोफाइट्स के नाम से। जो दलदल में जो पौधे उगते हैं उनको जो है कि हिलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गम करता है। स्वर्ण, भारत सरकार की प्रतिभूति, विदेशी प्रतिभूति, उपयुक्त सभी। देखिए आरबीआई जो है किसके बदले पैसा जो है कि छापती है, ऐसे बोल सकते हैं कि किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है। तो देखिए अगर पैसा, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो है कि पैसे छापने वाली मशीन है तो हम जो है कि पूरा पैसा छाप लें। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती हैं। ठीक है, कि कितना पैसा आपको, कितने पैसे छपाई करना है, कितने जो भी चीज़ें हैं उसमें जो है कि देखा जाता है कि स्वर्ण भी देखा जाता है। ठीक है, भारत सरकार की प्रतिभूति भी देखी जाती है और विदेशी प्रतिभूति भी देखी जाती है। इन सब सारे क्राइटेरिया पूरा करने के बाद से ही इनके बदले ही मुद्रा का निर्गमन होता है। ठीक है, स्वर्ण हो, भारत सरकार की प्रतिभूति हो या विदेशी प्रतिभूति हो, इन तीनों के बदले जो है कि मुद्रा का निर्गमन होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है, उपयुक्त सभी। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो देखिए कृषि में पाई जाती है आपकी बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी बोल सकते हैं या फिर छिपी हुई बेरोजगारी बोल सकते हैं या फिर अदृश्य बेरोजगारी बोल सकते हैं, ये तीनों एक ही का नाम है। देखिए ये जो है कि ना इस बेरोजगारी में क्या होता है कि श्रमिक बाहर से तो लगता है कि काम पर है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो श्रमिक की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती। समझ गए,
इसमें जो है कि श्रमिक ऐसा लगता है बाहर से कि जो है कि वो काम पर है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो श्रमिक की उस कार्य में आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर उस श्रमिक को उस कार्य से निकाल भी दिया जाए तो जो कुल उत्पादन होता है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ गए? तो ऐसी बेरोजगारी को हम जो है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? गुरनार मिर्डल, B.S. मिन्हास, दादा भाई नौरोजी, विपुल अहलूवालिया। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है ये एशियन ड्रामा। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि एशियन ड्रामा नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो ये हैं गुरनार मिर्डल। ए ऑप्शन आपका सही है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी? पंजाब में, हरियाणा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले लागू किया गया था कहाँ पे? तो ये लागू किया गया था आपका कर्नाटक में। सी ऑप्शन आपका सही है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं, प्रोटीन समृद्ध हैं, शुद्ध एवं अन्न मिश्रित हैं एंड पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। इको मार्क किन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है? तो देखिए इको मार्क जो है ना, ये प्रमाण पत्र उन भारतीयों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या फिर पर्यावरण के लिए क्या है, अनुकूल है। ठीक है, तो ये उनको ही दिया जाता है। और ये प्रमाण पत्र जो है ना कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जो है दिया जाता है। और कब से दिया जाता है? तो ये 1991 से किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है। साख नियंत्रण की कौन सी रीति अर्थव्यवस्था में साख की मांग को अधिक प्रभावित करती है? बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनशील कोषानुपात, न्यूनतम कोषानुपात। साख नियंत्रण की कौन सी रीति अर्थव्यवस्था में साख की मांग को अधिक प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करती है आपका खुले बाजार की क्रियाएं। बी ऑप्शन आपका सही है। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण, कैरेस्टीन के कारण, कैरोटीन के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका एंथोसायनिन के कारण। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। जो प्याज का लाल रंग होता है वो होता है एंथोसायनिन के कारण। अच्छा ये बताइए टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली वीडियो में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? एयो ह्यूम, जॉर्ज यूले, फिरोज शाह मेहता, विलियम वेडरवर्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? ये पूछा जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव थे एयो ह्यूम। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए एयो ह्यूम जो है कि 1870 से 79 तक ये जो कि भारत सरकार के कर तथा कृषि विभाग के सचिव रहे। ठीक है, 1882 ईस्वी में इन्होंने अवकाश प्राप्त किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है कि 1825 में ये बने और ये प्रथम सचिव भी थे 1885 में। 1885 से कब तक थे? तो ये 1906 तक जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव रहे। ठीक है, आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से।
और फेसबुक पे मेरा ग्रुप है UPPCS 2022 और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।